कार मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं, जो खासतौर से हमें बताएंगे कि जब ऐसे खुफियागिरी पर उतरते हैं लोग तो आखिर प्रशासन किस तरीके से इन पर नकेल कसता है, इनका तरीका क्या होता है। पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब हैं, जिनसे दोनों सवाल लेकर के मैं आऊँगा कि ये जो खुफियागिरी का नया तरीका है ये क्या संदेश देता है और पाकिस्तान ने जो आसिम मुनीर का प्रमोशन दिया है इससे क्या मैसेज देना चाहता है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं और पूर्व रॉ ऑफिसर RSN सिंह हैं और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा हैं, जो आर्मी के बारे में भी अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शो की शुरुआत में सिन्हा साहब आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि आसिम मुनीर का प्रमोशन किया गया अभी और ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने मुंह की खाई ऑपरेशन सिंदूर में ये जग जाहिर हो चुका है, दरअसल पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है इसके जरिए? क्या इंटरनल पॉलिटिक्स को साधना चाहता है या फिर हौसला बढ़ाना चाहता है? जय हिंद लक्ष्मण साहब। देखिए, आपने एक सवाल जो अभी उठाई है वो है फील्ड मार्शल का गेम जो पाकिस्तान खेलता है। पहला गेम उसने 1959 में खेला था। 1958 से लेकर 1969 तक अयूब खान साहब वो पहले मिलिट्री डिक्टेटर बने थे, पहले मिलिट्री डिक्टेटर। वो डिक्टेटर हाँ, उन्होंने टेक ओवर किया था और लंबे समय तक 11 साल तक वहाँ थी और 1951 साल बाद उनको दे दिया गया फील्ड मार्शल का तगमा। और वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डिफीट थी टोटली पाकिस्तान की। उसके बाद तो मिलिट्री रूल का झड़ी सा लग गया। तो अभी आप देखते हैं आसिम मुनीर साहब को दिया जब उन्हें स्ट्रैटेजिकली टोटली दे लॉस्ट द फेस। पाकिस्तान के सारे रेड लाइन इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर बोगी व्हेन गॉट एक्सपोज्ड। और इतनी बुरी डिफीट इवन इन 1971 में हमने 13 दिन में किया था जब 2 टुकड़े हुए थे, उससे एक बड़ी, क्योंकि दिस इज द स्ट्रैटेजिकल डिफीट ऑफ द कंप्लीट पाकिस्तान। उसके ये तो आप पॉसिबिलिटी आप देखेंगे बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। उसके बीच में जब एक इतनी करारियाँ 24 स्ट्रैटेजिकल उनके लोकेशंस एसेट मोर देन 100 जो इसको कहते थे, उनके दोनों तंजीमें जो खास करके मरकज़ थे वो टोटल ध्वस्त हो गई। तो हम किस चीज़ की जश्न मना रहे हैं? देखिए, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, यदि आप उनको जो काबिज़ हैं आज के दिन में, शहबाज शरीफ साहब, वो उनके कसीदे में 60 बार, पहली बार जब वो मुखाबिर हुए 60 बार थैंक यू बोला। आज वो दिखा रहे थे वो कहीं नेवल, वो कराची पहुँचे थे, नेवी की किसी बात नहीं, मगर वो अपने सिन्हा सापार की इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, इतनी गुणगान कर रहे हैं। वो आपको जग जाहिर करता है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं। आसिम मुनीर इज़ काउंटिंग द शॉट और काउंटिंग द शॉट में वो इस तरह खेल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी तो जाएगी ही, वो तो ख़त्म हो चुकी है। दे आर आप कहें जो भी कहें, उसके पैरामीटर्स भिकमंगे हो गए, बड़े बड़े चीज़ें उनके ऊपर आती हैं, आरोपें आती हैं, पैसे हैं नहीं। बट हाँ, ही हैज़ बिकम ए फील्ड मार्शल बिकॉज वो उन चीज़ों को कर गए जो शायद चाइना को बहुत पसंद है, अमेरिका को भी काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका बिजनेस चैनल है। क्रिप्टो करेंसी की बात हुई 4 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के हुआ ना वहाँ पर। अभी वहाँ रियल एस्टेट की बात हो रही है, रेयर अर्थ मटेरियल की बात हो रही है शायद बलूचिस्तान के। तो अपने देश को बेचकर यदि ये लोग फील्ड मार्शल दे दो, मैं तो कहता हूँ सारे एक जवानों को दे दो ना फील्ड मार्शल, क्या प्रॉब्लम है? उनको हाफिज सईद को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं जो दूसरे तंजीमों के मुखबरार लोग हैं उनको क्यों नहीं दे देते? हाँ, बहुत है, लकवी को दे दो ना, छोटे मोटे उनको भी दे दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन मेजर जनरल सिन्हा साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो फील्ड मार्शल का तमगा इनको दिया गया प्रमोशन करके, ये दूसरे ऐसे आर्मी चीफ हैं, पहले जो थे वो भी डिक्टेटर थे। तो एक तरीके से फील्ड मार्शल का ये तमगा एक डिक्टेटर होने की निशानी है जिसको साबित करता है। देखिए, वो डिक्टेटर तो आजकल वो लोग क्या करते हैं, देखिए जब इसके बाद मुशर्रफ के बाद उन्होंने एक बाय प्रॉक्सी दे हैव बिकम डिक्टेटर। कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक पाकिस्तान में अभी भी आर्मी ही दे काउंट द शॉट। उनके एयरफोर्स भी नेवी तक को नहीं देते हैं ना, तो वो आर्मी काउंट द शॉट। और आप बताइए, जो सिपा सलार जिसकी बात कहते हैं, वो
उनको टोटल डिफीट दिया है, एक स्ट्रैटेजिक डिफीट दिया है, और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी ही है। उस बीच में फील्ड मार्शल का तस्मा देना, मेरी कि दुनिया में माहौल बनाने को इतना नीचा गिरा दे कोई अपनी कंट्री को, मैं तो शायद हंस ही सकता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, कंट्री को इतना नीचा गिरा दे माहौल बनाने में, इस पर हंसना ही है और कुछ हो नहीं सकता है। एम्बेसडर वोरा साहब, हम लोग आप अभी जुड़े हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है इस करारी हार के बाद। मतलब हार का इनाम तो पहली बार हमने देखा, हालांकि हार का जश्न भी हमने पाकिस्तान में देखा, अब हार का इनाम भी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। क्या मान के चल रहा है, क्या मजबूरी रही होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ सर कि मैं कुछ मिनट लेट हुआ। आज मेरी पत्नी और मैं 48 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके साथ भोजन कर रहा था। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर 48 इयर्स एक ही पत्नी के साथ। मुनरिया को, पिंजरे वाली मुनरिया को बोल दो कि भारत की जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। सर मेरा मानना है कि इसको जो प्रमोशन दिया गया है, ही इज ऑन हिज वे आउट, ये मेरा मानना है सर। He has been kicked up to his level of incompetence, जैसे हम कहते हैं, पीटर प्रिंसिपल। क्योंकि जैसे जनरल साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, जनरल के साहब तो इज एन आउटस्टैंडिंग सोल्जर सर, वेरी हाईली डेकोरेटेड। और फिर विक्रम जी हैं, बाकी हमारे जो कॉलीग्स हैं। फील्ड मार्शल का कोई खास उसको फायदा नहीं होता है, इट्स जस्ट एन अपॉइंटमेंट। और मैंने ये देखा है सर, अगर आप देखें, मैं मलेशिया में आपका डेप्यूटी हाई कमिश्नर था, तो जितने उनका रोटेशनल सिस्टम होता है कि राजा कौन बनेगा देश का, तो जो राजा बनता है चाहे वो 25 साल का हो तो वो फील्ड मार्शल बन जाता है। सिमिलरली वो युगांडा में इडी अमीन था, वो मेरा ख्याल कैप्टन था जब उसने सत्ता संभाली, तो फिर अपने आप को 5 मिनट के अंदर कैप्टन से फील्ड मार्शल बना दिया। तो दिस इज अ बिट ऑफ अ जोक क्वाइट ऑनेस्टली। और ये मेरा ख्याल है सर, इसको एक जो हम कहते हैं फेस सेविंग एग्जिट दिया जा रहा है। इसने बहुत नुकसान किया, $15 बिलियन मेरा कैलकुलेशन है, मेरे ग्रुप का। हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया, कितने जहाज खत्म हो गए, कितने शटल खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया। दिस फेलो हैज रूइंड हिज कंट्री। तो इसको अब बाहर निकालने का यही एक तरीका है कि प्रमोट हिम, लेट हिम मूव आउट एंड देन डू व्हाट ही वांट्स। इसको वैसे भी आपको तो पता है कि दुबई में चाचा विस्की कहते हैं, बहुत शराब पीता है, तो इसको फ्री सप्लाई, लाइफ लॉन्ग फ्री सप्लाई ऑफ अल्कोहल वगैरह देते जाएं, आराम से बैठेगा। मेरा अपना आई डोंट नो, आई हैव दिस वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि अगले 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि जो नया आर्मी चीफ ये चला जाएगा, न्यू आर्मी चीफ विल कम, जोकर इन द पैक, जो है ना, जो जोकर होगा अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, फिर तो मुनरिया को पिंजड़े नहीं, इसको तो बड़ी बुरी हालत। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ को भी देशद्रोह का उसके ऊपर आरोप लगा था सर, सजाए मौत सुनाई गई थी, बच गया, वहां जाके दुबई में मर गया, अच्छा हुआ। और ये भी मेरे को लगता है कि किसी ने ह्यूमन राइट, बलोच वालों ने कहीं कंप्लेंट कर दिया, जेनोसाइड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये फंस जाएगा सर, इसको निकाल देंगे। फील्ड मार्शल विल टेक द रैप, जो अगर कुछ गलत हुआ ये चला जाएगा सर। दिस इज माय कन्विक्शन, ऐसे लोगों को बाहर ही निकालना है सर। ये आपने बिल्कुल एक नया पहलू यहाँ पे दिया है। हमारे साथ शो में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब और पूर्व रॉ ऑफिसर RSN सिंह साहब भी हैं। आप दोनों के पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट शुभांकर से ले लेते हैं, चूँकि वो भी इंडियन आर्मी को काफ़ी करीब से देखे हुए हैं, कि जो एम्बेसडर वोरा साहब कह रहे हैं कि इनको फील्ड मार्शल बनाया जाना, इस आसिम मुनीर को, ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद इसकी अब छुट्टी होने वाली है। आपका असेसमेंट क्या कहता है शुभांकर? लक्ष्मण जय हिंद। मुझे उससे पहले थोड़ी सी आपकी एक बात पे मैं थोड़ा अपना मत रखना चाहूंगा। जो आपने बोला कि ये हार का इनाम है, हार का इनाम हम समझ रहे हैं, पाकिस्तान इसको हार थोड़ी मान रहा है। पाकिस्तान हमेशा से, पाकिस्तान के अगर आप उनके टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे तो 71 तो हार कोई मानता भी नहीं, पाकिस्तान नहीं मानता है। पाकिस्तान 71 को अपनी जीत मानता है, 48 और 65 की तो बात छोड़ दीजिए। पाकिस्तान तो ये अपने बच्चों को पढ़ाता है कि ये पाकिस्तान ने भारत पे 712 में सबसे पहली जीत हासिल की थी। तो जैसा जनरल सिन्हा साहब ने कहा और वोरा साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान की फेस सेविंग एक्सरसाइज है, उनको अपनी पब्लिक को ये बताना है कि इस लड़ाई में भी उनकी जीत हुई है। और जीत कैसे होती है? जीत होती है इनाम इकराम बांट के। तो अभी एक इस नमूने को, जिसकी रिटायरमेंट नवंबर की फिक्स्ड है, और मैं यहाँ पे मेरा असेसमेंट ये है, जो एम्बेसडर वोरा साहब से मैच नहीं करता, मुझे लगता है कि इसका ऑनरेबल एग्जिट तो होगा, बट इतनी जल्दी नहीं होगा। 1 हफ्ता तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है, बट इसको ये ऑनरेबल एग्जिट देने की तैयारी है। फील्ड मार्शल की जो पे एंड अलाउंसेस पूरी जिंदगी मिलेंगी,
वो शायद एक सौदा हुआ है कि भाई आप फील्ड मार्शल का रैंक लें और उसके बाद यहाँ से आप ऑनरेबली एग्जिट करें, जिससे कि थोड़ा सा कंट्री को भी दूसरा एक कोई जो जनरल लाइन में बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है बड़ी बेसब्री से, ये बस आ हटे रहा हूं और वो आके अपनी लूट की दुकान चालू करे। लक्ष्मण, ठीक है, एक मिनट जरा, पूर्व रॉ ऑफिसर हैं RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। बेसब्री से बोलना चाहता हूं और मैं बहुत बेसब्री से 200% एम्बेसडर वोहरा के असेसमेंट को सपोर्ट करता हूं। मैं देखिए क्या है कि इसको हटाया जाना था, लेकिन हटाने के पहले आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने बार्गेनिंग की है, ठीक है ना, कि ये तो चला जाएगा, आप अगर इसको डिसग्रेस से अगर निकालेंगे तो जो अगर आर्मी कोलैप्स कर गई तो समझिए साहब पाकिस्तान कोलैप्स कर गया। तो ये इनको एक फेस सेविंग रास्ता इनको दिखाया गया और केवल इस मामले में आर्मी ही एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं अपना ब्लैकमेल करती है। ये जितने ये जो आपके फंडामेंटलिस्ट या ये इस्लामिक पार्टीज हैं और इस्लामिक रेडिकल्स हैं, वो भी इस मामले में आर्मी के साथ हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब हमने 71 की लड़ाई जब खत्म हुई तो भुट्टो ने कहा कि ये आर्मी को मैं वंस फॉर ऑल मैं इससे इनको सर्कमस्क्राइब कर देता हूँ। तो उन्होंने एक हसन गुल नाम के आदमी को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में कमांडर इन चीफ बनाया और उसके बाद पाकिस्तान टीवी पे लगातार सरेंडर सेरेमनी दिखाया जाता था एंड दैट इज द टाइम में जमायते इस्लामी हिट बैक। और बलूचिस्तान में आपको मालूम है उस समय ये बवाल शुरू हो गया। अब ऐसा बवाल शुरू हुआ कि आर्मी को लाना पड़ा भुट्टो को। तो तब आर्मी ने कहा कि बेटा अब मेरा काम अब हमारा इंपॉर्टेंस देख लिया। एंड देन द जमायत इस्लामी सेड कि यू कैन नॉट इंसल्ट द आर्मी लाइक दिस। यहां तक भुट्टो ने किया था कि आर्मी को सर्कमस्क्राइब करने के लिए ही हैड रेज्ड अ फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ 20,000, ठीक है ना, जैसे रिपब्लिकन गार्ड्स है ना, जैसे सऊदी अरेबिया में पैलेस गार्ड्स है, ईरान में रिपब्लिकन गार्ड्स है, और उस तौर पे उसने एक सेना खड़ी की थी। तो आर्मी हैज एन इंस्टीट्यूशन हैज बार्गेन्ड कि इसको इज्जत थोड़ी दे दो, ये इसको तो निकाल दो, वो दूसरी बात है। क्योंकि साहब आर्मी कोलैप्स करेगी एक ही पिलर पे तो पाकिस्तान ये हुआ। आप ये बताओ, एक और बात बता दो आप, ये पूरे इसमें आर्मी का क्या रोल था सर? बहुत मिनिमम रोल था ना सर, बहुत मिनिमम। वो क्या है, वो आता है टेलीविजन पे, वो जावेद क्या एडमिरल, वो कह रहा है कि हमारे नौसेना ने बहुत धाकड़ काम किया, एयरफोर्स वाले कर रहे हैं कि हमने किया। आर्मी का क्या रोल था? व्हाट वाज द, एक्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग दिस ट्रबल, व्हाट वाज आसिम मुनीर्स कंट्रीब्यूशन? वो क्या, वो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रहा था, वो मिसाइल फायर क्या कर रहा था वो? तो उसको मतलब ही नहीं पड़ता है। आग लगाने का काम सिर्फ वो किया था। बिल्कुल सर, ये कुछ नहीं, एकदम आई 200% एग्री विद एम्बेसडर वोहरा। चलिए, मतलब मोटा मोटी मान के चलें कि हार का इनाम नहीं दिया गया, हार की सजा देनी थी, इनाम की शक्ल में दी जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव आप लोगों की तरफ से निकल कर आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा जो है वह है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं कि भारत की क्षमता क्या है, भारत की सामरिक शक्ति क्या है, और इसके लिए वो जासूसी के अलग अलग तरीके निकाल रहा है। अब एक नया तरीका निकला है कि ब्लॉगर को ले आइए, जो ट्रैवल के बारे में बताते हैं उनको पकड़िए। ये लो हैंगिंग फ्रूट जो कह सकते हैं, या फिर जिनको आसानी से फंसाया जा सकता है, उनको फंसा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका खुलासा इस कदर हुआ है कि सब चौंक गए हैं। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी साहब हैं, इनसे मैं इस पर रिएक्शन लूंगा विक्रम सिंह साहब से। लेकिन उससे पहले एक नज़र एक कहानी पर देख लीजिए कि आखिर ये मामला कितना दिलचस्प या किस तरह भयानक है। भारत में एक्टिव पाकिस्तानी जासूसों पर स्ट्राइक। ग्यारह दिन 3 राज्य 8 जासूस गिरफ्तार। छह आरोपियों का संपर्क पाकिस्तान एम्बेसी से हुआ।
सभी आरोपियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच। घर के भेदी लंका ढाए तो क्या पहलगाम आतंकी हमले की साजिश इन्हीं आस्तीन के सांपों के सीक्रेट इनपुट के आधार पर रची गई? शक और सवाल इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जांच एजेंसियों ने भारत में एक्टिव पाकिस्तानी जासूसों का पता लगाने का काम 8 मई से शुरू कर दिया था। पिछले 11 दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के 5, पंजाब से 2 और यूपी से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही, हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, यूपी के मुरादाबाद से शहजाद और पंजाब के मलेरकोटला से गजाला और यमीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी के महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है, जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? कैसे एक तो ये है पूरा जासूसी का पूरा नया तौर तरीका। हमने चाणक्य को भी पढ़ा था, उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि जासूसी किस तरह के होते हैं। 4 अलग अलग जासूसों के प्रकार बताए थे। जासूसी का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन इतिहास का जो ताज़ा पन्ना निकल कर आया है वो सबकी आंखें खोल कर रख दिया है कि क्या इस तरीके की भी जासूसी हो सकती है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं हमारे साथ। विक्रम सिंह साहब, ये चीज़ें देखी तो आपको भी आश्चर्य हुआ या फिर आप जब थे तो आपको इस तरह के जासूसी का अंदाजा था कि ऐसे भी लोग जासूसी कर सकते हैं? लक्ष्मण राय जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और न ही इसमें कोई चीज अप्रत्याशित है। ये पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। युद्ध का तौर तरीका थोड़ा बदला है, जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का अब युग है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये जिस तरीके के हम कहते हैं क्लाउन्स, ब्रेगार्स और विदूषकों को भी अब हम हमवार कर रहे हैं और इन विदूषकों को अपने पास ले रहे हैं, जिससे कि तथाकथित जनमत हमारे पक्ष में ये कर लें। और इस बात को स्वीकार की है ज्योति ने कि वो दरअसल पहलगाम में वहां सुरक्षा बलों की त्रुटि थी, वहां पे पर्यटकों की त्रुटि थी। पर्यटकों को और ज्यादा सावधान होना चाहिए था। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, न भारत का न पाकिस्तान का। तो एक तरीके से कवर फायर दिया और कवर फायर ज्योति ही ने नहीं दिया। अब ज्योति को कवर फायर देने के लिए उन्हीं के भाई बंधु आगे आ चुके हैं, वो और ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन इस तरीके के लोगों को हमवार करना, जो आप समझ लीजिए कि सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, धन का प्रलोभन दे करके और इस तरीके से हनी ट्रैपिंग या रिवर्स हनी ट्रैपिंग करके उनको एक तरीके से अपने गिरफ्त में कर लेना, फिर मनमाने तरीके से स्लीपर सेल तैयार कर लेना, और जब पहलगाम हो जाता है तो इन स्लीपर सेल्स को अवेक सेल्स कर देना। अब भारत ने अभी 4 राज्यों में जो 14 निष्क्रिय किए हैं, और इन 14 से मुझे विश्वास है कि 15 दिन में, लक्ष्मण जी देखिएगा, ये हो जाएगी इसकी संख्या करीब 100। और जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, आप स्पष्ट देखिए, सिम कार्ड ये दें, ऐप बना करके कम्युनिकेट ये करें, थोराया मोबाइल नेटवर्क से कम्युनिकेट ये करें, टेलीग्राम, सिग्नल, व्हाट्सएप और इस तरीके के जो गोपनीय रोग ऐप्स हैं, इनके माध्यम से ये संपर्क सूत्र बनाएं। फर्जी पाकिस्तानी करेंसी का आदान प्रदान भारत में करें और यहाँ की करेंसी अपने हैंडलर्स को दें, भारत के सिम कार्ड उनको दें। ये पहले भी होता रहा था, लेकिन इसकी चर्चा, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में जब ये हो रहा है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि जो आपने देखा था, अभी आपने माधुरी गुप्ता का एक हनी ट्रैपिंग रिवर्स देखा था, अब आप हनी ट्रैपिंग इसकी दानिश के साथ आ रही ज्योति की, तो इसके साथ साथ जो खुलासे, और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई अपराधी अपने मोबाइल फोन में, फोन डायरेक्टरी में छदम नाम से वास्तविक अपराधी का नाम पंजीकृत करता है, वो पहला एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है। पहला, ये चाहे कोई रिश्वत का केस हो या देशद्रोह का केस हो, अगर प्रमुख आरोपी का नाम
रंधावा जट करके लिख रहा है तो मान के चलिए कि दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। अब लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात आती इनकी पूछताछ आख्या। आज ही किसी ने कहा था, लेकिन हरियाणा के पुलिस अधीक्षक ने यह नहीं बताया कि कोई गंभीर दस्तावेज तो मिले नहीं, कोई गोपनीय दस्तावेज तो मिले नहीं। मैं पत्रकार बंधुओं से बड़ी विनम्रता से कहूंगा, अगर मिलेंगे भी तो हम आपको बताएंगे नहीं। अगर हम आपको बता देंगे तो लानत है हमारे वर्दी पहनने पर और पुलिस में या सुरक्षा बलों में होने का। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। बल्कि मेरे युग में किसी पत्रकार ने यही पूछा था कि आप अपने गोपनीय तकनीक और अपने गोपनीय तौर तरीके और आपको क्या मिला है। हमने कहा, पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आप ही का MRI और जरा CT स्कैन कर लूं, क्योंकि हमें आपका प्रश्न ही बहुत ही नाजायज और गैर जिम्मेदाराना लग रहा है। वो कोई अधिकार नहीं जानने का कि मैंने कौन से दस्तावेज प्राप्त किए या मेरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा किधर जा रही है। इसलिए ये सवाल ही गलत है। लेकिन वो युग दूसरा था, आज युग दूसरा है। लेकिन आप मान के चलिए, उत्कृष्ट इन्वेस्टिगेशन, आज इन्वेस्टिगेशन के टूल से मैं तो चाहूंगा इनका वो भी कराया जाए, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। हम लोगों के पास जो लाइट डिटेक्टर था वो तो एज ओल्ड था, उसका कहने की आवश्यकता नहीं है, जो दशकों से चला रहा था। उसके अलावा कोई टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं था। होशियार को इशारा काफी है। अब हमारे पास न लाइट डिटेक्टर टेस्ट, न पॉलीग्राफ टेस्ट, न MRI, ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन अब जो है, जो टूल्स आ गए हैं, आप मान के चलिए कि जो कुछ भी ज्योति के पास है, फाइनेंशियल ट्रेस है, फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन है, उसके मोबाइल फोन का, लैपटॉप का, उससे जो चौंकाने वाले तथ्य आएंगे, संपर्क सूत्र आएंगे, हम देख रहे हैं देश के सामने वो जब आएगा, तब आप खुद देखेंगे कि नमक हरामी, मैं इसको गद्दार नहीं कहता हूं, क्षमा कीजिएगा आपका शब्द, नमक हरामी की पराकाष्ठा अगर कोई होती है, जिस लड़की ने अपने कुल, वंश और परिवार की इज्जत को मटियामेट कर दिया है। बिल्कुल, नमक हरामी की प्रकाष्ठा कुछ होती है तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, पहले जो परंपरागत तरीके से हम लोग देखा करते थे कि जो प्रशासन या सरकार के अंग है, सेना के अंग है, जो लोग हैं, सब पर बड़ी पैनी नज़र रखी जाती थी। कहीं वो जासूसी में तो नहीं है, कहीं किसी ने फंसा तो नहीं लिया विपक्षी दुश्मन देशों ने। लेकिन अब ये जो नया तरीका आया, आप लोगों के लिए एक चिंता का विषय है? देखिए लक्ष्मण जी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो आप इसको मैं ये मानता हूँ अंडरग्राउंड वर्कर्स या ओवरग्राउंड वर्किंग की एक कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत बार पहले से बोली जा रही थी, मगर उसका संज्ञान सभी अभी ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा किसी भी देश को अपनी इंटरनल होता है। यदि आपकी मेजर पॉपुलेशन, ऐसा विक्रम साहब कह रहे थे कि इसकी संख्या 100 के आसपास पहुंच जाएगी, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा है। और जो आजकल का नया है, जो आपने देखा, ये सारे सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, जिनकी पकड़ बहुत आसान है कि जो ब्लरिंग ऑफ जो है ना, सीमाओं की ब्लरिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप 1 सेकंड में ही बात कर सकते हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान के आप कई चैनलों में बहुत सारे लोग आते हैं, वो खुल करके बातें होती हैं। हम लोग को भी कभी कभी उनसे बातें करनी पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि 1948 में ISI बनी थी, 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ अपने अपने तरीके से, और उसके बाद ISI की संरचना की गई, जो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान 1948। और रॉ कब आया? 1968 में, 65 वॉर के बाद 3 साल बाद आई ये रॉ की। और रॉ ने बहुत अच्छे तरीके से अब काम किया है। उसकी चीज़ें आप देख रहे हैं पूरे विश्व में वो फैले हैं। तो ISI की सातरना जो तरीका है वो इतना पुराना और इतना डीप है कि आपको चीज़ें होती हैं, मगर हम सब जीत जाते हैं, ज़मीनों पर जीत जाते हैं, मगर फिर आपको टेबलों पे हारना पड़ता है। वो रॉ करता है, उसके डीप स्टेट करते हैं। और डीप स्टेट जो आपको जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रैटेजिकली उसकी रीच है, क्योंकि बहुत पुराना है। यदि कोई कहता है, मैं नहीं कहूँगा, मगर मैं ये भी बता दूँ आपको, इशारों इशारों में अभी हमारी बात हो रही थी, फील्ड मार्शल साहब, हम उनको मैं उनको जिहादी कहता हूँ, समझ नहीं रहा, उनका नाम नहीं चेंज होना चाहिए। ही इज़ ए एसेट। मैं उसका भी नहीं नाम लूँगा, केवल वेस्ट की आपको मैं बता दूँ। वो यदि उनके बारे में इतिहास नहीं पढ़ा है तो हम लोगों को सारा ज़रा डीप रिसर्च करनी चाहिए। ही इज़ नॉट फ्रॉम द रेगुलर मिलिट्री। वो आए हैं 1978 के समय। ही इज़ द क्लासमेट ऑफ डेविड हेडली, जो अभी आपके पास यहाँ बैठा हुआ जिसका चल रहा है, वो उसका क्लासमेट है। वहाँ के मिलिट्री स्कूल के, वो नहीं मिलिट्री स्कूल की बात कर रहा हूँ, NDI, वो जो जहादी पैदा करते हैं, उनका नेटवर्किंग बहुत बड़ा है।
ये इसी नेटवर्किंग के नेटवर्क का ऊपर हिस्सा में है। आज अमेरिका के भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है साहब। क्रिप्टो करेंसी आप उसका सेंटर बन रहा है पाकिस्तान। मैं आपको फिर से बताता हूं, आपके रॉ मटेरियल, तो इतनी मत समझें कि यदि इसको किनारे कर देंगे तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर इतनी डिवाइड है, इतनी वहां पर 9 कोरे हैं, पूरी डिवाइडेड है वो आप, और उसके अंदर में सबका अपना अपना पकड़ है। ऐसे कह देना कि इसको हम, इतना आसान नहीं है साहब। इसने आज जो आप चाइना का देखते हैं पकड़, पहली बार चाइना ने कहा है, इसके पहले नहीं कहा। चाइना ने जिस दिन हमारी सीज फायर की बात हो रही थी उनकी तरफ से जब आई, और जो कि टेम्पररी है और वेरी परमानेंट नहीं है, ये कभी भी हमारा, क्योंकि ये तो देखिए उस समय पहली बार चाइना ने कहा, अपनी पूरी इतिहास देख लीजिए, इन्होंने ससगाम वैली दे दिया था 63 के बाद। उन्होंने कहा है कि उसकी जो भूमि की कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कभी नहीं कहा उसने। 99 की कारगिल वॉर के समय भी ये भाग रहे थे मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान, चाइना ने नहीं कहा था। तो परिस्थितियां पूरी बदली हुई हैं, हम इसको टेम्पलेटिंग तो कर नहीं सकते। जो मैंने बताया वो ऐसा नहीं, ये ठीक है मगर बहुत डीप है साहब। और इसलिए ये जो आपकी वाटर वॉर चली है, इसको हमने रोका नहीं है, ये थमा नहीं है, क्योंकि ये कितना लंबा चलेगा। क्योंकि यदि आपको जियो स्ट्रैटेजिक, इसमें बांग्लादेश है, इसमें चाइना है, इसके अंदर डीप स्टेट्स हैं, एंड मैं आपको फिर इशारे, ही इज द एसेट, ही इज नॉट द एसेट ऑफ ISI, ही इज द एसेट ऑफ वेस्ट। जो कर रहे हैं, ये सेंट मार्टिन की बात होती है, जो मोहम्मद यूनुस जाते हैं चाइना में और आकर के बोलते हैं कि लैंडलॉक्ड है 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हमारी आकलन में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, और मैं इस भुलेखे में नहीं हूँ, हाँ, कि मैं उतने ये जो होगा वो तो आएगा, कल पता चल जाएगा कि इस साइड लाइन और समवन हैज टेकन ओवर। तो हमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। और हम जो बात कर रहे हैं, आपने बड़े अच्छे एक ही लाइन में आपने सारी बातें कह दी कि जी हाँ, अपने एक ही लाइन में कह दी कि वो एक एसेट है वेस्ट के लिए। इससे ज्यादा अंडरग्राउंड वर्कर इज द बिगेस्ट थ्रेट टू दिस कंट्री। हाँ, ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर। पाकिस्तान इतना थ्रेट नहीं है जितना कि अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। RSN सिंह साहब, पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा हमारे देश के अंडरग्राउंड वर्कर और ओवरग्राउंड वर्कर है। नहीं, इसमें क्या शक है कि ये प्रॉक्सी वॉर इतने साल से चल रहा है, इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉक्सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में। और आपने किसी ने जिक्र किया कि चाणक्य के समय से, हाँ, चाणक्य के समय से चीजें बदली नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई, और वे है ये ऑनलाइन हनी ट्रैप, ऑनलाइन सिडक्शन, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन इंड्यूसमेंट्स। और आप अखबारों में टिट बिट्स में पढ़ते होंगे, बहुत सारे हमारे सुरक्षा कर्मी इसके शिकार हुए। और मैं आपको बात बता दूं कि ये ऑनलाइन जो हनी ट्रैप है ना सर, बाकी 2 W वो छोड़ दीजिए, वेल्थ एंड वाइन, ये इसके शिकार एक छोटा से छोटा मुलाजिम और एक बड़ा से बड़ा मुलाजिम होता है। और मैं तो हैरान था साहब, ओवर द इयर्स आई यूज्ड टू वंडर कि ट्रेडिशनल, मतलब क्या मैं बोलूं, जहां औरतें पर्दा में रहती है पाकिस्तान में, इनको हनी ट्रैप के लिए इतने लोग कहां से मिल रहे हैं, और कितने फोकस हैं ये हनी ट्रैप को लेके। और ये जो महिला जो है, ये भी हनी ट्रैप की शिकार है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आपके देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि कृपया इन सब चीजों से बचें। कई बार हम बहकावे में आके ऐसे ही कुछ उठा लेते हैं। आप सबको वो जो एमोरस कॉल्स जो है आपको भी आते होंगे, कृपया इन सब चीज से बचिए। और अगर आपको ऐसा हो जाता, आपसे गलती हो जाती है, तो प्लीज गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अपने गलती स्वीकार कर लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप
कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी सब्जेक्ट टू ब्लैकमेल, और आपकी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी उसके बाद। कितने लोग ये तो पकड़े गए हैं, कितने लोग ब्लैकमेल हो रहे होंगे इस समय में। ये तो जो आप दिखा रहे हैं ना, ये हरियाणा और ये पंजाब और ये 10 से 11 जो पकड़े गए हैं, ये तो लोअर रंग के लोग हैं। ये जो महिला जो है, ये मल्होत्रा, शी इज ऑफ द सेकंड रंग, इन्फ्लुएंसर वाले में है। उससे एक रंग ऊपर है सर, जो कि जिसके चर्चा विक्रम सिंह साहब ने की। वो जो जर्नलिस्ट जो ऐसे सवाल पूछ रहा है, वो ब्लॉगर्स और यूट्यूब यूजर्स जिनका टेक ऑफ लेवल ही 5 लाख से शुरू होता है व्यूअरशिप से। तो भाई सर सुनिए सर, और 4th लेवल पर लॉयर्स, जजेस, आपको मैं क्या कहूँ, इट कैन मतलब पॉलिटिशियंस। सर एक बात बताइए, क्या एक कंट्री में के एम्बेसी में चुपके जाना, जब उस देश के साथ आपका स्टैंड ऑफ चल रहा है, क्लैश चल रहा है, कैसे चलेगा? isn't it espionage? You sign an MOU with another country और आप शेयर नहीं करें, isn't it espionage? अगर आप बंद लिफाफे में रफाल का आप अगर ये बुलाते हैं तो isn't it espionage? उसके डिटेल्स मांगने हैं, इसका मतलब वो चारों तरफ से फेल हो गए, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। So we have to deal at all levels. We have to deal, और जब तक ऐसे लोगों को, ये जो 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल की मैंने बात की, आप इनको नेम एंड शेम नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम जो है, इसका आप मुकाबला खत्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसके साथ मतलब आप इससे जूझ नहीं सकेंगे आप। तो शेम करना, और साथ ही साथ मुझे लगता है RSN सिंह साहब की इनको एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए, इनको ऐसे सख्त से सख्त सजा भी दी जाए ताकि एक मिसाल बने कि हम ऐसे सोचेंगे भी तो हमें इस तरह की सजा भुगतनी पड़ सकती है। मैं डीजीपी साहब आपके पास, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं RSN सिंह साहब? मैं आपको एक आखिरी, एक हमारे यहाँ एक जर्नल थी इंडियन डिफेंस रिव्यू, मैंने भी उसमें कुछ दिन मैंने अपनी सेवाएं दी थी। वो जो मालकिन अमेरिकन सिटीजन बन गई, वहां इसने किसी को बेच के वो चली गई। उसने क्या किया कि वो जो उसका ऑनलाइन जो वर्जन जो था indiandefensereview.com, वो बेच दिया एक अल्जीरियन एंटिटी को जिसका ISI से लिंक्स है। अब बताइए, अब जितने ईमेल्स जा रहे होंगे यहाँ से इंडिया से, वो सब उसमें वो जा रहे होंगे। क्या मजबूरी थी कि आपने indiandefensereview.com एक अल्जीरियन को बेच दिया? उसका क्या इंटरेस्ट है इंडियन डिफेंस रिव्यू में? तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन ये हम मतलब लीड्स पे, लेकिन ये बात देखिए, सामने वाला हमारा दुश्मन है, वो तो हर तरीका निकालेगा कि हमारे घर में घुस के झांके कि क्या इनके पास है, हम लोगों को फंसाएं, अलग अलग तरीके अपनाएगा। शुभांकर आपके पास आऊँगा, लेकिन दीपक वोरा साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए। वोरा साहब आप इसमें कुछ ऐड करिए, और साथ ही साथ एक सवाल और, चूँकि आप जब एम्बेसडर रहे थे तो तब भी एक कॉमन प्रैक्टिस होता है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी जुटाना है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोगों को निशाना बनाना, इस तरह के लोगों को फंसाना, ये तो दिनों दिन चैलेंज को और ज्यादा बढ़ा रहा है। कर्नल RSN सिंह साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, यू वेरी हाईली रिस्पेक्टेड इन इंडिया सर। कर्नल साहब, RAW में जो आपने काम किया, थैंक यू वेरी मच सर। ये बड़ा कॉमन होता है, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप स्पॉट करिए कोई अनयूजुअल बिहेवियर हो, कोई हर दिन दफ्तर में 6 बजे सुबह आ जाता है जब दफ्तर 9 बजे खुलता है, एटसेट्रा, कौन दोस्त है। तो बड़ी डिस्क्रीटली हम लोग उस पर नजर रखते हैं। अब इस महिला के बारे में सर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा, मेरा मानना है कि इसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। शायद इसके फैमिली में इसके फादर तरखान थे और इसकी मदर के साथ बनती नहीं थी, अलग अलग रहते हैं, ये अपने फादर के साथ रहती है, इसको प्यार नहीं मिला है। एंड वही माधुरी गुप्ता जो हमारी फॉरेन सर्विस की थी, इस्लामाबाद में फंस गई थी, उसका भी यही था, नार्सिसिस्टिक। आपको बहुत आवश्यकता होती है कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको लाइक करें, लोग आपको अडोर करें। एडुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई देखो मैं इतनी अच्छी हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो डैनिश खान साहब हैं सर, अब आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, मे बी
RSN साहब इसको कंफर्म कर पाएंगे या DG विक्रम साहब कंफर्म कर पाएंगे। मैंने पता किया फ्रॉम माय सोर्सेज, इट इज ट्रू, ये सही है दैट शी मैरिड दिस फेलो, ये दानिश को, एंड शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज, बट इट विल कम आउट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये मुसलमान बनी, इस आदमी से शादी की, इसकी ऑलरेडी 5-6 पत्नियां थी, पर आपको तो पता है कि बहुत ये तो इट्स वेरी कॉमन फॉर देम। सो इसको जो डिजायर थी टू बी लव्ड, टू बी लाइक्ड, सेम थिंग हमारी माधुरी गुप्ता जो फॉरेन सर्विस में, उसका भी यही था। ये इसको एक्सप्लॉइट किया, जिसको हम रिवर्स हनी ट्रैप कहते हैं। दूसरा मनी, अगर ये इसके फादर कारपेंटर हैं, हिसार में तो सर आप जानते हैं हरियाणा में वो बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, बेटियों को इस तरह से बाहर घूमने नहीं देते हैं, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं, साथ में एक चीज और है, साथ में एक चीज और है एम्बेसडर वोरा साहब के हरियाणा के लोग सेना में बहुत जाते हैं, देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहती है, वहां से ऐसे लोग निकलकर सामने आ जाएं, अपने आप ये भी एक बड़े चौंकाने वाली बात है। विक्रम सिंह साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा करें कि ऐसी चीजों पर रोक पाना कितना संभव है या फिर नजर रख पाना कितना संभव है, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत में जिस तरीके से जासूसी कर रहा है, आखिर ये क्या संदेश देना चाहता है और कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे जासूसी को रोकने के लिए। और हमारे पास खास मेहमान बने हुए हैं, यूपी के पूर्व DGP विक्रम सिंह साहब हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर RSN सिंह साहब हैं, साथ ही साथ एम्बेसडर वोरा हैं और शुभांकर मिश्रा भी हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। DGP साहब, विक्रम सिंह साहब, ये जो अभी बता रहे थे वोरा साहब कि किस तरह के लोग होते हैं जो आसानी से फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैपिंग कर पाना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का IB के साथ या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा पाना कितना इजी होता है? लक्ष्मण राज साहब, ये बिल्कुल आसान है और डूएबल है। आदरणीय दीपक वोरा साहब के प्रत्येक जो शब्द कहे हैं वो बहुमूल्य है और हृदयस्थ करने योग्य है। हृदयस्थ, कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ करने योग्य है। मनोवैज्ञानिक कमजोरी, क्षीणता, दुर्बलता को शिकार बनाना, इसी की ट्रेनिंग ISI करती है। और चाहे नरगिसपना, जिसको नार्सिज्म वोरा साहब कह रहे थे, हिंदी में उसको नरगिसपना कहते हैं, अब स्व प्रशंसा, जो कि मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊं, वो मनोवैज्ञानिक कमजोरी या आर्थिक कमजोरी को उसको एड्रेस कर देना और हमारा एसेट बना लेना, यही काम होता है। अब आप ये देखें, पाकिस्तान एम्बेसी में मुझे तो इनवाइट मिला नहीं, ना जनरल सिन्हा साहब को मिला, ना RSN साहब को मिला, और एम्बेसीज ने सबने दिया, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में इनविटेशन प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर कोई पापड़ बेल करके पाकिस्तान एम्बेसी में जा रहा है, हाई कमीशन में, इफ्तार पार्टी में या पाकिस्तान डे में, तो उस आदमी के ऊपर निगरानी होनी ही चाहिए। एक सिस्टम है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, SARS, और विदेश की कई इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि अगर कोई चीज अस्वाभाविक है, दीपक वोरा साहब ने कहा दफ्तर खुलने का समय 10 बजे, कुछ 6 बजे आ जाए, रात भर बैठ रहा है, तो ये चीज सस्पिशियस है। नियमित रूप से पाकिस्तान जा रहा है, जैसे ज्योति ने, सस्पिशियस है। अकस्मात वो धनाढ्य हो गया है, ये सस्पिशियस है। अकस्मात उसकी भाव भंगिमा, पहनाव ओढ़ाव वो बदल गया है, ये सस्पिशियस है। तो ऐसे लोगों पर रडार, जो लोकल इंटेलिजेंस है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, ये लोग तो नजर रखते ही हैं, और इनकी पूरी सर्वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सब कुछ की जाती है, और तभी ऐसे लोग चिन्हित किए जाते हैं। हर थाने में हिंदुस्तान के कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनका समय नहीं बताने का, जो ऐसे ही तत्वों के ऊपर चिन्हित रख के निगरानी करते हैं, और इनके चिन्हित करने के बाद कार्रवाई पर पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बिल्कुल सारे इंजन फायर कर दिए गए हैं, और पूरे वेग से इनके विरोध में कार्रवाई की जा रही है, जो कि आवश्यक था, अनिवार्यता थी, और ये सतत चलने का टाइम है। और इसके बाद आप देखेंगे चौंकाने वाले प्रमाण मिलेंगे। और जैसा कर्नल RSN साहब ने कहा, अभी तो आपने पहली पायदान को देखा है। जब आप देखेंगे कि 52वां पत्ता जब आता है, तो करोड़ों अरबों रुपए, और जो कॉकटेल सर्किट है, और जो कॉन्फ्रेंस, और ये जो मोमबत्ती गिरोह है, आप इसके बारे में जब देखेंगे कि हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, और ये सब जो गैंग है जो ढपली लेकर के बजाते रहते थे JNU वगैरह में, सब बेनकाब होंगे। तो वो भी कहते थे, जो आज पाकिस्तान कह रहा है कि चिकन्स नेक पे हम कब्जा करेंगे, और वो आज जेल में है। नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि मामला सब जुडिस है, लेकिन वो सीमी का था, और आज इन्हीं तरीके के तत्वों को बेनकाब करने का समय आ गया है, और जितने जल्दी हम कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। उतना ही अच्छा होगा। शुभांकर, आपके पास आऊँ, एक छोटा सवाल RSN सिंह साहब के लिए मेरे तरफ से। RSN सिंह साहब की
ये अब जिस तरीके से सोशल मीडिया का ज़माना है, ब्लॉगर तो ढेर सारे होंगे, यूट्यूबर बहुत सारे पनप गए हैं यहाँ पे, इन सबको वेरीफाई करना, सब पे नज़र रखना, कहीं कोई देशद्रोही एक्टिविटी में तो नहीं है, कहीं कोई खुफिया जानकारी तो नहीं दे रहा है, तो बड़ा मुश्किल है ये। तो मतलब कैसे करेंगे इसको? नहीं, टोन, टेनर, प्रोपेंसिटीज, प्रोक्लिविटीज, इससे आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको भी मालूम है आपके मीडिया के प्रोफेशन में लोग किसका किस तरफ झुकाव है, क्या वो कमेंट लिखता है। कोई आपसे अगर सबूत मांग रहा हो साहब, कोई भारतीय, या आपने क्या इंगेज किया, हमको सबूत दीजिए। जैसा डीजीपी साहब ने कहा कि उसने कहा कि आपके पास कोई कागज है नहीं, आपको मालूम है उसकी प्रोपेंसिटीज क्या है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये कोई मुश्किल काम नहीं है इन लोगों तक पहुंचना। हम सब जानते हैं वो कौन है। कोई वकील जाके खड़ा हो जाता है दूसरे दिन कि पाकिस्तान के, मतलब भाई उसको, अगर मान लीजिए एक कोई भी आपका देश और कोई दुश्मन देश में ये हो, अगर कोई आपके पास डाउट भी है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अपने देश को ही दोगे ना, कि क्या बोलोगे सर्जिकल स्ट्राइक करो, क्या है प्रूफ लाओ। अगर ऐसे लोगों को तो मैं देशद्रोही मानता हूं। क्यों तुमको प्रूफ दे भाई? बेशक बालाकोट किया है तो तुमको क्यों प्रूफ दे? तुम्हारी क्या औकात है? व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? फर्स्ट प्रूव योर क्रेडिबिलिटी। तो वही जो विक्रम सिंह साहब ने जिसने बोला कि डॉक्यूमेंट्स का दे, तो तुम्हारी औकात क्या कि हम डॉक्यूमेंट्स दे? बिल्कुल, उनके जो सवाल जवाब हैं, उनको जो कमेंट्स हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनके जरिए आप ऐसे लोगों को पकड़ के उन ऐसे लोगों पर नज़र आप रख सकते हैं। हालांकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया है, डिजिटल है, तो आप डिजिटल तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं कि ऐसे कमेंट, ऐसे वर्डिंग जहाँ से आ रहे हैं उस पर उसको रेड अलर्ट किया जाए, उसको तुरंत में निशानदेही की जाए। शुभांकर। लक्ष्मण, देखिए दो चीजें हैं इसमें, टू प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए। पहला तो हमें, जैसा कर्नल आरसीएन सिंह साहब ने कहा या विक्रम साहब ने कहा, कि आपको जो ये लोअर रैंक के ऑपरेटिव्स हैं, इनको पकड़ के या इनके काबू में आने से हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। हमें उनके ऊपर ध्यान रखना है कि अमन की आशा गैंग वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में जाकर वहां बोलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को आप बदल दो, मैं मणिशंकर अय्यर जी की बात करो, मैं बिल्कुल नाम ले रहा हूँ। अभी अब्दुल बासित ने बोला कि शोभा डे से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इंडिया के, पाकिस्तान के सपोर्ट में एक आर्टिकल लिखे, और शोभा डे ऑब्लाइज्ड है। तो ऐसे लोगों को जब आप पकड़ते हैं जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं और जिनको पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा प्यार है, जो क्रिकेट गैंग है जिनको पाकिस्तान में क्रिकेट जाके खेलना और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने यहाँ बुला के खिलाना है, ऐसे लॉयर्स की एक लंबी फौज है जिनको 22,000 रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान में बसाने की बहुत जल्दी मची हुई है। तो ऐसे लोगों पे जब आप उनको स्पॉट ऑन करेंगे, उनको पकड़ेंगे और उनके खिलाफ एक्शन होगा, तब जाके एक भय का वातावरण तैयार होगा, जिसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो पैसा, सेक्स और धर्म के ये तीन मेजर फैक्टर है, पैसा, धर्म और सेक्स। इन तीन के चक्कर में ये स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसा कर्नल आरसीएन सिंह साहब ने कहा कि बहुत बड़ा एक फैक्टर ऐसा है जो बहुत से छोटे कर्मचारी से लेके इवन कर्नल रैंक के ऑफिसर्स तक भी हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। कारण यह है कि हम में से हर किसी के पास कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा कॉल आया है जो हमारे पास नहीं आना चाहिए। उस पहले कॉल पे अगर हम सचेत हो गए, हमने उसको बंद कर दिया, तो हम अगले कॉल तक जाने की नौबत नहीं आती है। वहां से कोई पैसे के लिए, कोई फिजिकल लस्ट में और कोई धर्म के नाम पे फंसता है, और फंसने के बाद उनकी ये हालत होती है। सबसे बड़ा हमारा जो डीप स्टेट है, हमारे पाकिस्तान का जो डीप स्टेट हमारे यहाँ है, हम यूएस के डीप स्टेट और थर्ड वर्ल्ड के डीप स्टेट की चिंता बाद में करें, वो तो हमारा नुकसान करने के लिए बैठा ही हुआ है। जैसा जनरल सिन्हा साहब ने जाने के पहले इशारों में कहा कि आसिफ मुनीर है जिसको आज फील्ड मार्शल बना रहे, इससे पहले तो हाफिज सईद को फील्ड मार्शल बना देना चाहिए था। एक्चुअल कमांडर इन चीफ तो आर्मी का पाकिस्तान का वही है। हमको ये भी पूरे विश्व को ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी का इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट उनका जिहादी कोर है। उनके जो बाकी कोर हैं उसके अलावा उनका जिहादी कोर उतना ही इक्विवेलेंट और उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो शायद फील्ड मार्शल उन्होंने ऑफिशियली उनको अनाउंस कर रखा है। उनके यहाँ सारे ये लश्कर और जेल के जो टेररिस्ट हैं वो इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल एंड मेजर जनरल्स हैं।
तभी तो वो लेफ्टिनेंट जनरल पीछे खड़ा होता है और एक जिहादी जो प्रोक्लेम्ड मतलब टेररिस्ट है वो नमाज अदा पढ़वा रहा होता है। जब तक हम लेकिन यहाँ पाकिस्तान पे हाँ बोलिए लक्ष्मण। यहाँ पे शुभांकर एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि पता नहीं मैं 100% वाली बात जो है ना, सहमति 100% मैं देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ कि कोई अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है या फिर भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में बोलता है, भारत सरकार के विरोध में बोलता है, तो सिर्फ इस बिना पे कहना कि वो खुफियागिरी कर रहा है, जासूसी कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाए। लक्ष्मण मैं आपसे असहमत हूं। मैं इस मामले में कर्नल आर सिंह साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर मैं आपको एक घरेलू एग्जांपल देता हूं, आपकी पत्नी से लड़ाई हो जाती है और आपकी पत्नी के सपोर्ट में आपका दोस्त अगर बोल रहा होता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? सीधी सी बात, मैं इससे ज्यादा खोल के नहीं बोल सकता। मेरा एक दीपक वोरा साहब आप ही बीच में, हाँ मुझे 2 मिनट दीजिए। मेरा एक दुश्मन मुल्क है जिसका घोषित एजेंडा मुझे बर्बाद करना, उसको गजवाए हिंद करना है, और उसके पक्ष में अगर खड़े होकर लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब वो मेरे विपक्ष में है। इससे ज्यादा सिंपल A+A और A-B की बात है। नहीं, इसमें तो पक्ष विपक्ष अलग चीज है, जासूसी अलग चीज है। पक्ष विपक्ष अलग चीज है, जासूसी अलग चीज है। हम लक्ष्मण जी यही आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कई बार जाने अनजाने हम ऐसी जासूसी कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम दुश्मन को क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं जाना, उसी पे मैं आना चाह रहा था दीपक वोरा साहब। जाने अनजाने में कई बार लोग ऐसे काम कर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये हम जासूसी कर रहे हैं या फिर हम सामने वाले दुश्मन की मदद कर रहे हैं। लक्ष्मण मैं सिर्फ 10 सेकंड लेना चाहूंगा, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। दीपक वोरा साहब को बोलने दिया जाए। हाँ, बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। आज उनके शादी की सालगिरह भी है और रेड शर्ट पहन के आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनको थोड़ा सा स्क्रीन पे आने दिया जाए। Many happy returns of the day, sir. Thank you. Many happy returns of the day, sir. Thank you. 48 years, one wife. There is no change. मैं ये जिक्र कर रहा था सर, अभी मिश्रा साहब ने जो कहा बहुत अच्छा लगा सुन के, जो कह रहे थे सर, ये माइंडसेट, एक सिक्योरिटी माइंडसेट अगर बन जाए उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अब ये जो लड़की है जिसको पकड़ा गया है, मेरा नहीं मानना है कि ये यूट्यूबर थी जो जासूस बन गई। मेरा ये मानना है कि कई सालों से ये जासूस थी और इसने यूट्यूब की आड़ ली है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊं ताकि लोग मुझ पे शक ना करें। फिर मैं यंग हूं एटसेट्रा, और मेरे 3 लाख 4 लाख जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, तो मैं किसी भी इंस्टॉलेशन में जाऊं, एस्टैब्लिशमेंट में जाऊं, बोलूं जी मैं यूट्यूबर हूं, मैं यहाँ वीडियो बनाऊंगी एटसेट्रा, तो लोग नॉर्मली देख के कि भाई ये यंग लेडी एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें थोड़ी सी वो नरमी से पेश आते हैं। सो देयरफॉर सर, आपके चैनल के जरिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, चाणक्य ने भी यही कहा था स्पष्ट रूप से कि बाहर के जो दुश्मन है तो सेना उनसे निपट लेगी, लेकिन अंदर के जो दुश्मन है जो खोखला करने की कोशिश करते हैं, और किस लिए करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कुछ हो जाता है ना, तो वो पाकिस्तान उनको अपने देश में मंत्री बनाएगा ना महामंत्री बनाएगा, बस इट इज सेक्स, इट इज मनी, डिजायर फॉर फेम। और ये जो दानिश फानिश है, इसने तो काफी सारी महिलाओं के साथ भारत में शादी कर रखी थी, इसको तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो 25-30 पत्नियां इनके लिए बड़ा नॉर्मल होता है। सो माय रिक्वेस्ट है सर, जितने लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कि हम ये नहीं कह रहे कि आप सब एंटी जासूस बनिए, बट एक सिक्योरिटी माइंडसेट रखिए। अगर आपको लग रहा है कोई कुछ कर रहा है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे देश को हानि हो, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और 111 सर, अभी 111 पे मैं रुक गया था, वहां पर देशद्रोह इज पनिशेबल। सुन लीजिएगा, 111 में, बाकियों में मैं अभी पढ़ रहा था, सर्वे कर रहा था, 111 में ट्रीजन, देशद्रोह की सजा मौत या उम्र कैद होती है 193 में से। तो अब ये चीज जो है, अगर हमको समझ आ जाए कि सर, हम तो माँ कहते हैं ना देश को, माँ के साथ कौन बगावत करता है, माँ के साथ कौन इस तरह का सलूक, और ये महिला को तो इतने मैं कहूंगा कि तो क्या कहती थी, ट्रैवल विद जो, अब जेल में बैठ के रो, और एक मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ वन पर्सन, एक ऐसी सजा इसको दी जाए ताकि आगे कुछ ऐसा करने से यूट्यूब जो भी है, 100 मिलियन यूट्यूब चैनल्स हैं सर, 10 करोड़ पूरी दुनिया में। मुझे चिंता इसी बात की है एम्बेसडर वोरा साहब, कि इस यूट्यूब चैनल या ब्लॉगर के जरिए
कहीं पूरे कम्युनिटी इनकी बदनाम ना हो जाए, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा है, कई लोगों के रोजगार का एक साधन होता है, कई यूट्यूबर अच्छा काम भी करते हैं। अब ऐसे यूट्यूबर के नाम पे पूरी कम्युनिटी बदनाम ना हो जाए, ये भी ध्यान देना होगा। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार अपना काम करेगी, इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन आपको भी कहीं कोई शक होता है कि ये इसकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, दिख रही है, तो आप इन्फॉर्म करिए संबंधित एजेंसी को। जैसे कि इसके बारे में भी किसी एक ने कहा भी था सोशल मीडिया पे कि इनकी एनआईए को टैग करते हुए कि इनकी गतिविधि को देखा जाए, संदेहास्पद यहाँ पर है। इसी सवाल से उठा रहा हूँ विक्रम सिंह साहब, समय चूंकि कम है, कि जब जैसे ऐसे कोई अलर्ट आता है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से, तो उस सारे अलर्ट पे काम कर पाना तो आसान होता नहीं है। तो कई बार ये भी रहता है कि हमने अलर्ट किया, जी सामने वाला ध्यान नहीं दिया। ने अलर्ट किया, हम या तो हमारे पास दो विकल्प है कि इसको रूटीन में लेकर के पत्राचार करके हम अधीनस्थों को बात कर दें, अधीनस्थ अपने अधीनस्थ कर दें और मामले का पटाक्षेप हो जाए। 99% कुछ नहीं होगा। लेकिन गंभीरता पूर्वक अगर रोड मैप आपके पास है, अपने सूत्रों को सजग करें, जो संदिग्ध है, जो सस्पिशियस रोल है, जो एक्टिव है, उनको सर्वेलेंस में डालें और अपनी फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ ग्राउंड इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर हम काम करें। निश्चित जानिए, अगर आप 100 जगह जाल डालेंगे, आपको बहुत मुफीद जानकारी और मुफीद नतीजे जरूर आएंगे। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि एक सूचना पे अगर आप वर्क करेंगे, उससे 10 सूचना मिलती, 10 पे काम करेंगे तो 100 मिलेंगे, 100 पे करेंगे तो 1000 मिलेंगे। ये कितना है कि कितना गहरा आप खोदेंगे, उतना ही ज्यादा परिणाम और उतने ही ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट है। मैं कभी अपने जीवन में अपने को हताश या हारा हुआ नहीं माना। रिजल्ट वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा आया और भारत सरकार को भी दिया। अलकायदा नंबर 2 भी दस्तयाब हुआ और जिसके ऊपर टारगेट किया, रिजल्ट 99% नहीं 100%। लेकिन यह है कि फिर फोकस और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, तो रूटीन में नहीं। फोकस और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। शुभंकर मिश्रा, क्लोजिंग कमेंट, 15 सेकंड बचे हुए हमारे पास सिर्फ। दो बातें लक्ष्मण जल्दी से। पहला, एक पुलिस रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके लिए, क्योंकि हमारे पुलिस फोर्स की संख्या ऑथराइज से कम है और उसमें भी उल्टी सीधी ड्यूटियां बहुत सारी हैं जो कि बंद होकर उनको फोकस्ड तरीके से अपनी पुलिसिंग पे ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं आपको उस समय बात कह रहा था, बीच में रुक गई थी, कि अगर कोई अनजान अनपढ़ आदमी ऐसे काम कर रहा है जिसको अपने काम की समझ नहीं है, तो बात समझ में आती है। लेकिन पढ़े लिखे समझदार अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग अगर ये काम कर रहे हैं, तो उनको अपने काम की गंभीरता और उसका परिणाम पता है, तो वो उनको पता है और उनको ना समझी का डाउट नहीं दिया जा सकता, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको नहीं दिया सकता। बहुत बहुत धन्यवाद शुभंकर, समय खत्म हो रहा है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।